Hello students, today we'll discuss the last chapter of history, that is Indian after independence. Students, what we have discussed in previous chapter, we have discussed about dynasty, rulers, kingdoms, British rule and also discussed struggle for freedom before independence. क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो हम स्ट्रगल कर रहे थे किसके लिए? आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए। जब हम आज़ाद हुए तो कुछ चैलेंजेस थे हमारे सामने जिनको हमें फेस करना था, क्योंकि पूरे नेशन को एक बनाना था और एक कंट्री को साथ में लेके चलना था। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. A constitution is written, how a state to be formed, planning for development, the search for an independent foreign, and the last is the nation 70 years on. So we'll start with first a new and divided nation. Student, जब हम आज़ाद हुए थे तब हम बहुत खुश थे। आज़ादी के समय हमें गिफ्ट में क्या मिला था? एक नया देश, न्यू नेशन। और हमें हमारा इंडियन एक न्यू नेशन के साथ साथ डिवाइडेड भी मिला था। कैसे? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी कंट्री का एक मेजर पार्ट जो नॉर्थ वेस्ट में जो आज क्या है पाकिस्तान है, और ईस्टर्न साइड में जो बांग्लादेश है, ये हमसे अलग हो चुका था और हमारी पॉपुलेशन का एक बड़ा शेयर उधर जा चुका था। तो हम कह सकते हैं कि हम उस आज़ादी से खुश भी थे और दुखी भी थे, क्योंकि हमारे अपने हमसे दूर हो रहे थे। हमारी कंट्री का डिवाइडेशन हो गया था। ये सब तो हो ही रहा था, बट साथ साथ में कुछ चैलेंजेस भी आ रहे थे जिनको हमें फेस करना था। अब वो चैलेंजेस क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द फर्स्ट चैलेंज? दैट वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसी टाइम आज़ादी के समय ही पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। इंडिया ने खुद को एक सेक्युलर कंट्री डिक्लेयर किया, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़र से देखा गया। वहीं बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने क्या किया स्टूडेंट्स? खुद को एक इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर किया, मीन्स मुस्लिमों को प्रायोरिटी दी। तो इस डर की वजह से क्या हुआ, जो सिख थे जो पंजाब और सिंध एरिया में रहते थे, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा जो पंजाब का था वो कहाँ जा चुका था? पाकिस्तान में जा चुका था। ठीक है, तो वहाँ पर जो सिख रहते थे वो डर की वजह से कहाँ आने लगे? इंडिया में आने लगे। सो स्टूडेंट्स, इन इंडिया 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैड केम, मीन्स 80 लाख पीपल जो पाकिस्तान से कहाँ आए? इंडिया में आए। अब इन 80 लाख पीपल को घर भी देना था और जॉब भी देनी थी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय इंडिया के सामने। नाउ द नेक्स्ट चैलेंज इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जब आज़ादी मिली थी तो जैसा आज आप देश देख रहे हो स्टूडेंट्स, वैसा देश नहीं था हमारा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। व्हाट वर दोस? वी हैड ऑलमोस्ट 500 स्टेट रूल्ड बाय महाराजा और नवाब्स। प्रिंसली स्टेट मीन्स ऐसे भी पार्ट थे हमारे देश में, मतलब अलग अलग पार्ट थे, जैसे हैदराबाद, भोपाल, कश्मीर, जूनागढ़ और राजस्थान के कुछ एरिया जहां महाराजा और नवाब रूल करते थे। तो उस समय ब्रिटिश ने उनको 3 ऑप्शन दिए, या तो आप इंडिपेंडेंट कंट्री बना लो, या फिर आप पाकिस्तान में मर्ज हो जाओ, या फिर आप इंडिया में मर्ज हो जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में ज्वाइन कराना। कुछ प्रिंसली स्टेट ने तो इंडिया में ज्वाइन होना एक्सेप्ट कर लिया, बट कुछ ने उसको डिनाई कर दिया, जैसे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया में ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। कुछ तो इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे या फिर कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे, बट ये पॉसिबल नहीं था। हैदराबाद इंडिया के साउथ पार्ट में है। हैदराबाद इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था। अगर ऐसा होता तो इंडिया का मैप थोड़ा अजीब होता, बट अल्टीमेटली ये इंडिया का पार्ट बन गया। स्टूडेंट्स, इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्हीं के एफर्ट से ये जितने भी प्रिंसली स्टेट थे इंडिया के पार्ट बने। Now the next challenge is political system. Adopting a political system that would best serve the hopes and expectations of its population. Now what? अब हम आज़ाद हो गए, क्योंकि पहले क्या था? ब्रिटिश रूल था जो हमारी कंट्री को गवर्न कर रहा था। बट अब हमारे सामने चैलेंज था, पार्लियामेंट्री सिस्टम रखना है या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखना है। मीन्स पार्लियामेंट को प्रीफरेंस देना है या फिर प्रेसिडेंट को प्रीफरेंस देना है। अब स्टूडेंट्स, ये तो चैलेंजेस थे ही हमारे सामने, और भी पॉलिटिकल चैलेंजेस थे। वो क्या थे? कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी
या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो ये सवाल भी यहाँ उठ रहे थे कि कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होगा, कंट्री को कैसे चलाया जाएगा। और भी चैलेंजेस थे हमारे सामने उस टाइम, वो क्या थे, डाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस ग्रुप थे, रिलीजन ग्रुप थे, कल्चरल ग्रुप थे। तो उस टाइम क्या हो रहा था, जो ये लैंग्वेजेस ग्रुप, रिलीजन ग्रुप और कल्चर ग्रुप थे, तो ये भी डिमांड कर रहे थे कि हमारी भी कंट्री अलग हो। सो स्टूडेंट, यहाँ एक चैलेंज था कि इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, डाइवर्सिटी को ऐसे अकोमोडेट करना है क्योंकि लोगों की जो डिमांड है अलग देश बनाने की, उस डिमांड को आप खत्म कर सके, वो भी पीसफुली। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ था और नवंबर 49 में बनकर कंप्लीट हो गया था। आज़ादी के पहले से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट कर दिया गया था और ये बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने। ब्रिटिश रूल जब कंट्री में चल रहा था तो तभी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। तो इसके लिए क्या किया गया, इलेक्शन हुए, कंट्री के डिफरेंट पार्ट से लोगों को इलेक्ट किया गया। तो जो लोग इलेक्ट हुए थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। क्या हुआ था, देश आज़ाद हो गया था। जब देश आज़ाद हो गया तो देश को क्या नीड थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड थी। ठीक है, तो किसी भी कंट्री को अगर रन करना है, उसको गवर्न करना है, तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो वो बनाए जाते हैं। उसको बनाने का काम किसका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर का। आज़ादी से पहले लगभग 389 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। आज़ादी के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन चुका था। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, यानी कि हमारे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो भी डिवाइड हो गए थे। तो कुछ मेंबर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए। तो हमारे पास कितने थे, अप्रोक्सीमेट 300 मेंबर थे इंडिया के पास। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 300 मेंबर के ऊपर आ गई कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ मीटिंग्स होती थी, डिबेट्स होते थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन पे डिस्कशन किया जाता था। तो यहाँ कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, उन पे डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national election। अब क्या हुआ, क्योंकि पहले क्या था, ब्रिटिश रूल था, अब गवर्नमेंट की नीड थी। तो सबसे पहले जो अडॉप्ट किया गया, क्या अडॉप्ट किया गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मीन्स राइट दिया गया जो 21 एज से, एज जिसकी है या उससे ऊपर है, तो उनको राइट दिया गया वोट का। ठीक है, वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। बट अब जो एज है उसको 18 ईयर्स कर दिया गया है। मीन्स जो 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर के जो पीपल हैं उनको राइट है वोट देने का। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को इंडिया का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप बोला गया। क्यों बोला गया, क्योंकि जो बड़े बड़े कंट्री थी जैसे यूएसए है, रसिया है, वहाँ पर क्या था, वुमेन को राइट नहीं था वोट देने का। लेकिन हमारे यहाँ राइट दिया गया वुमेन को। जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे यहाँ राइट दिया गया वुमेन को भी, जो छोटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनको भी राइट दिया गया कि सबको यहाँ पर राइट है वोट देने का। नाउ द सेकंड फीचर जिसको अडेप्ट किया गया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स। मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट दिया गया, सबको इक्वल माना गया लॉ से पहले, भले ही वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, ठीक है, या अपर कास्ट से बिलोंग करता हो या लोअर कास्ट से बिलोंग करता हो, या डिफरेंट उनके कल्चर भी हो सकते हैं, सबको इक्वल माना गया। ठीक है, वो हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, तो सबको एक इक्वल राइट दिया गया, इक्वालिटी में सबको रखा गया, एक बैलेंस यहाँ पर बनाने की पूरी कोशिश की गई। बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर उस पर एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनका क्या मानना था कि जब पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम है उनको प्रायोरिटी दी, उन्होंने हिंदू को वहाँ प्रायोरिटी नहीं दी। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो इंडिया है, वो एक हिंदू देश बने, हम अपने हिंदू जो हमारे हिंदू हैं उनको प्रायोरिटी दें। बट यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उसको डिसएग्री कर दिया, उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ऐसा नहीं कि हिंदू या मुस्लिम ही हैं, हमारे यहाँ जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। तो हमको इन सबको लेके चलना था, तो हमने किसी भी एक रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। हमारे यहाँ क्या हुआ, सेक्युलर स्टेट को इम्पोर्टेंस दी गई। द नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज
द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज एबोलिश्ड। मीन्स जो अनटचेबिलिटी थी उसको एबोलिश कर दिया गया था। अनटचेबिलिटी मीन्स जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा होता था हमारी कंट्री में। जब ब्रिटिश रूल था उससे पहले भी ये होता था, ठीक है। धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो सबसे पहले यही बात रखी गई, जो अनटचेबिलिटी है इनको भी ध्यान में रखना है, इन पे भी फोकस करना है, क्योंकि इनके साथ इनजस्टिस बहुत होता है, ठीक है। तो पहले क्या कदम उठाया गया कि जो अनटचेबिलिटी थी उसको एबोलिश करना है, उसको ख़त्म करना है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इंडियंस। स्टूडेंट, जैसे ही अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया, ख़त्म किया गया, तो उसके कुछ बेनिफिट भी हुए। वो क्या थे? एंटर इनटू टेम्पल्स। जो अनटचेबल पीपल थे, जो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको परमिशन दे दी गई कि वो टेम्पल में एंटर कर सकते हैं, और उनको रिजर्वेशन भी दिया गया गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। Along with the former untouchables, the Adivasis or शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ऑल्सो गारंटीड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब्स। और जो ये आदिवासी थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया सीट्स और जॉब्स में। द नेक्स्ट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ पावर गवर्नमेंट। अब इस पे भी डिबेट हुआ, काफ़ी लोग एग्री थे, कुछ लोग डिसएग्री थे। ये बहुत बड़ा एक क्रिटिकल मुद्दा बन गया था। इस पे सहमति बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए कि पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। कुछ मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में थे कि उनको पावर देनी चाहिए, और कुछ किसके फेवर में थे? स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में थे। अब क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी, लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो पावर किसी एक के हाथ में नहीं आती। तो क्या डिसीजन लिया गया कि पावर को डिवाइड किया गया। मीन्स पावर को 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में क्या लिया गया? जो टैक्सेस हैं, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, ये किसके अंडर में आएंगे? गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, ठीक है। और जो स्टेट के अंडर में जो भी आएगा, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, वो क्या होगा? एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ये सब स्टेट के अंडर में आएंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी थे जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज़ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। तो ऐसे किया गया, डिवाइड कर दिया गया सब्जेक्ट को कि किस गवर्नमेंट के अंडर में क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे फोकस करेगी, स्टेट गवर्नमेंट किस पे फोकस करेगी, और कौन कौन से सब्जेक्ट दोनों गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्या था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। डिबेट हुई, मीटिंग्स हुई, सब पे एग्री हुए, डिसएग्री हुए। तो ऐसे बहुत लंबे टाइम बाद 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बनने में। तो सहमति बनी हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और स्टूडेंट, आप सबको पता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन सेकेंड वीडियो। थैंक यू वेरी मच।